आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे पाठ अपना अपना भाग्य। इस कहानी में एक ऐसे निर्धन, असहाय और शोषित पहाड़ी बालक के बारे में बताया गया है जो अपने परिवार की गरीबी से तंग आकर भागकर नैनीताल आ जाता है, परंतु वहां आने पर भी उसके दुखों का और परेशानियों का अंत नहीं होता और अंत में यह होता है कि दुर्भाग्य, भूख तथा गरीबी के कारण वह बर्फ में ठिठुरकर मर जाता है। लोगों की संवेदन शून्यता, कठोरता तथा स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए कहानीकार अर्थात लेखक मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी बिंदु पर जाकर कहानी का अंत करता है। आइए देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। पृष्ठ संख्या 26। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है। निर जमा उद्देश्य अर्थात बिना किसी कारण के या बिना किसी उद्देश्य के। हम का मतलब है लेखक और शायद उसके साथ कोई और भी है। आइए देखते हैं कौन है। लेखक बता रहा है कि बहुत देर तक बिना किसी उद्देश्य के घूमने के पश्चात सड़क के किनारे एक बेंच लगा हुआ था, वहां पर वह बैठ गया। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, अर्थात जहां पर लेखक है उस जगह का नाम नैनीताल है। शाम का समय है। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे, अर्थात रुई के रेशे से जो बादल थे वो रुई के रेशे की समान प्रतीत हो रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शाम का समय है, तो जिस तरह से सूरज की किरणें यदि बादलों पर पड़ती तो वह लाल प्रतीत होते। अरुण का अर्थ है लाल। कभी रोशनी में वे हल्के प्रकाशित प्रतीत होते और कभी अंधेरा होने पर काले रंग के प्रतीत होते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बादल लेखक के साथ आंख मिचौनी खेल रहे थे। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ, अर्थात लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति उसका मित्र है। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अब लेखक जो है शायद वहाँ बहुत देर तक बैठने के इरादे से नहीं आया है, वह थक चुका है। जब वह देखता है कि उसका मित्र उठने का नाम नहीं ले रहा है तो वह अपने मित्र को झुंझलाहट भरे स्वर में कहता है कि आइए चलते हैं। अरे ज़रा बैठो, लेकिन मित्र का मन जाने का नहीं है तो वह कहता है कि अभी बैठो। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लेखक के मित्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहीं पर जोर से बिठा लिया। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और ज़रा बैठना भी ज़रा ना था। अब लेखक बता रहा है सनक का मतलब होता है किसी भी बात की धुन सवार होना, कि वहाँ पर उसके पास कोई चारा नहीं था उसके साथ समय बिताने के अलावा। और वह ये भी बता रहा है कि उसका ज़रा जो है वह ज़रा अर्थात थोड़ा नहीं था। कुछ नहीं कह सकते वह कितनी देर तक वहाँ बैठने वाला था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले। लेखक वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, परेशान हो रहा है, अपने आप में ही झुंझला रहा है। तभी उसका मित्र अचानक बोलता है, देखो वह क्या है। वह उसे कुछ दिखा रहा है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। कोहरे यानी कि कोहरा, जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सफ़ेदी में कुछ ही हाथ की दूर से लेखक को कोहरे में एक परछाई उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। मैंने कहा होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक बालक,
सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है, अर्थात बालक की स्थिति बहुत खराब है। वह गरीब है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, सिर के बाल भी बिखरे हुए हैं और कमीज भी फटी हुई है या मैली कुचैली उसने कमीज डाली हुई है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे, अर्थात वह कुछ परेशानी की स्थिति में था और कहीं भी चला आ रहा था और वह ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। ना दायां था ना बायां था, अर्थात बालक अपने स्वयं की स्थिति में नहीं था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। चुंगी का मतलब होता है जहाँ पर कर वसूल किया जाता है, उसके लिए जो चौकी बनाई जाती है या कमरा बनाया जाता है, या जिसे आप कहते हैं टैक्स वसूल करने के लिए बनाया गया कमरा। प्रकाश वृत्त, प्रकाश का गोला, रोशनी का गोला देखा। उस रोशनी में दिखाई दिया कि वह लड़का केवल 10-12 वर्ष का था, गोरे रंग का था पर मैल से काला पड़ गया है। उसका रंग तो साफ था, लेकिन कई दिनों से शायद ना नहाने करके वह बहुत अधिक गंदा लग रहा था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, अर्थात आंखों में शून्य झलक रहा था, जैसे वह बहुत खाली था, अंदर से परेशान था, कुछ भी मन में भाव भंगिमाएं नहीं थी। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। इसका अर्थ ये है कि बालक बहुत परेशानी में था, माथे पर झुर्रियां आ गई थी, बहुत अनुभवी प्रतीत हो रहा था। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। इसका अर्थ है कि जो बालक है वो बहुत परेशान है, अपने आप में उलझा हुआ है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि सामने लेखक और उसका मित्र बैठे हुए हैं। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया। एकाकी का मतलब है अकेली, यानी कि उसे आसपास की कोई भी सूझबूझ नहीं थी। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। मित्र ने उस बच्चे को बुलाया। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, अर्थात एकदम आवाज से वह चौंक गया और उनकी ओर देखने लगा। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? लेखक के मित्र ने कहा कि देर हो चुकी है, सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं, तुम अकेले यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? बालक मूक अर्थात चुपचाप, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है। कहाँ सोएगा? लेखक के मित्र ने प्रश्न किया कि कहाँ सोओगे? यहीं कहीं, बालक ने कहा। यहीं कहीं अर्थात उसका कोई भी घर बार नहीं है। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। अब लेखक के मित्र और बालक का वार्तालाप आपस में प्रारंभ होता है। लेखक के मित्र की उत्सुकता उससे प्रश्न पूछने की है और वह पूछता है कि कल वह कहाँ सोया था, तो बालक ने बहुत ही कम शब्दों में जवाब दिया कि दुकान पर। दोबारा से मित्र पूछता है कि आज वहाँ क्यों नहीं सो रहे हो? तो उसने कहा कि जिस दुकान पर मैं नौकरी करता था, उस दुकान से मुझे नौकरी से हटा दिया गया है। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना, अर्थात वह सब बर्तन धोने, किसी को खाना देना, थोड़ा बहुत बनाने में किसी की सहायता करना, सभी काम करता था जो एक मजदूर व्यक्ति करता है। सिर्फ 1 रुपया मिलता था और जो खाने के लिए सिर्फ जो लोगों का झूठा खाना बच जाता था वो मिलता था। फिर नौकरी करेगा? मित्र ने कहा कि नौकरी करोगे क्या? बच्चे ने कहा हाँ। बाहर चलेगा अर्थात नैनीताल को छोड़कर किसी और शहर चलोगे? उसने कहा हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसने यूं ही सो जाएगा? मित्र ने फिर से हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि तुम ऐसे ही सो जाओगे क्या? तो उसने कहा कि हाँ। कहाँ? तो वो पूछता है कि कहाँ पर तुम सोओगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। कल की कक्षा में इसके जवाब आपस में डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।